नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी बक्सर ट्रेन हादसे का मंजर यात्रियों की जुबानी की, इजराइल में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की, बात करेंगे देवरिया में क्यों हुआ नरसंहार, पुलिस ने किया खुलासे की, संजय राउत ने पीएम मोदी बीजेपी को लेकर किए बड़े दावे की, उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी आदि कैलाश के किए दर्शन की, साथ ही जानेंगे बिहार जाति जनगणना को लेकर रविशंकर प्रसाद ने फिर बोले हमले की, सम्राट चौधरी ने दी चेतावनी, गुंडों और गुंडागर्दी का गया में होगा पिंडदान की, बात करेंगे केंद्र पर बोले अरविंद केजरीवाल हमारे ऊपर लगे सभी आरोप वर्जी की, 10वीं 12वीं के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने की लगाई गुहार की, और आखिर में बात होगी उत्तराखंड पर होने लगी बर्फबारी की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आपको याद होगा 2 जून का ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा, मंजर काफी भयावह था, जहां 3 ट्रेनों के एक्सीडेंट की खबर ने देश को हिलाकर रख दिया था। अब बिहार के बक्सर में भी एक ट्रेन हादसा हुआ है, नजारा काफी भयानक नजर आ रहा है। ट्रेन के कोच पटरी के किनारे पड़े हुए हैं। गनीमत है कि अभी मौत की संख्या कम है। सुबह की तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है, पूरी ट्रेन बेपटरी नजर आई। राहत बचाव काम अभी भी जारी है। कई ट्रेन को डाइवर्ट किया गया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई ऐसे यात्री भी हैं जिनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है और मौतों की संख्या बढ़ भी सकती है। अस्पताल में भर्ती यात्रियों और चश्मिदों ने क्या बताया, सुनते हैं। अचानक से काफी तेज से आवाज हुई और लाइट वगैरह सब बंद हो गई, सब काफी तेज से जो है चीखने पुकार मतलब चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सर आप यहाँ कैसे आए? तो हम किसी तरह वहां से दबे हुए थे, हम किसी तरह अपने आप को वहां से निकाल करके यहाँ आए। सर किसी में दबे थे लोग, आपके ऊपर गिर गए थे? लोग गिर गए थे, बर्थ मेरे ऊपर गिरी थी। मैं दवा खा के सो रहा था घर पे, 10 बजे रहे थे करीब, और उस समय एक छोटा बच्चा आया और बोला कि बाबा ट्रेन पलट गई है। मैंने सोचा कि बच्चा कह रहा तो कोई जरूर ऐसा हुआ होगा। मैं तुरंत उठा और मोटरसाइकिल उठाया और आया, मोटरसाइकिल लगाकर देख रहा हूँ तो पूरा गांव टूटा हुआ है और एक बोगी से लोग लगभग रेस्क्यू कर लिए थे। जो 27 बोगी है, जो ज्यादा इंजर्ड उसमें लोग थे, उसको तोड़ा जा रहा था, उसके कांच तोड़े जा रहे थे, उसमें से हम लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया और लोगों को स्ट्रेचर पर लाद करके और एम्बुलेंस तक लाते थे, एम्बुलेंस से यहाँ पर, और पूरा गांव लगा रहा। लोगों के लगने के बाद, गांव के लगने के बाद लगभग एक घंटे बाद इजराइल में युद्ध के बीच फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। सरकार ने फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। ऑपरेशन अजय के तहत वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि इजराइल से लौटने वाले हमारे नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जा रहा है। देवरिया नरसंहार की जांच कर रही पुलिस की विवेचना में प्रतिदिन नई जानकारी सामने आ रही है। सत्यप्रकाश दुबे के पड़ोसी रामायण पाल के ललकारने व उकसाने पर हत्या आरोपित उग्र हुए थे। घर में घुसकर सत्यप्रकाश समेत 5 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस को ये जानकारी नरसंहार के मुख्य आरोपित फतेहपुर के टोला अभयपुर के रहने वाले नवनाथ मिश्र ने जांच के दौरान दी है। पुलिस अब इसे विवेचना में शामिल कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर प्रेमचंद्र यादव क्या करने गया था, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन कई नई बातें सामने आई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि 2024 में केंद्र में न तो बीजेपी की सरकार आएगी और न ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। सुनिए क्या बोले संजय राउत। सर, इंडियन की बात करते हैं, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई, शीर्ष शरीफ की क्या पढ़ना था? बात ऐसे है, विधानसभा का चुनाव है, इंडिया अलायंस की जो गठबंधन हुआ है वो खास करके 2024 के लोकसभा के लिए हुआ है। बहुत से राज्यों में विधानसभा लोकल लेवल पर लड़ी जाती है, तो वहां की लोकल जो सिटी है उसका ऊपर सीट शेयरिंग हो जाएगा। लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर हालांकि कुछ दिनों बाद, हालांकि इसको हम
इंडिया अलायंस में चर्चा होती है लोकसभा चुनाव की, और उसके ऊपर हम सीमित रखें। अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, हाँ, या छत्तीसगढ़ में, यहां तो कांग्रेस है। बड़ी बात, बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस तय करेगी किसको साथ लेना है, किसको साथ नहीं लेना है। सर, अलायंस हालांकि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए किया है, कितने अनुमान बता सकते हैं कितनी सीटें? हालांकि बीजेपी दावा करती 300, आप लोग कितना दावा? क्या लोकसभा में? लोकसभा में बीजेपी सरकार नहीं बनेगी 2024 को। दावा की क्या बात है? दावा छोड़ दीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं। 2024 में बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए और पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। ये जो लिंगकोंग इलाका है, यहां से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत और चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया। पटना के बापू सभागार में मिलन समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जाति जनगणना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की बहुत चर्चा है। आप ध्यान रखिए, सबसे अधिक ओबीसी के सांसद व विधायक भाजपा में हैं। सबसे अधिक SC ST के सांसद व विधायक भाजपा में हैं। ये कौन सी जनगणना है जहां अति पिछड़ों को खंड खंड किया गया है? बाकी नेता बोलेंगे, बहुत चर्चा है जातिगत जनगणना। अरे आप ध्यान रखिए, सबसे अधिक ओबीसी के MP भाजपा, सबसे अधिक ओबीसी के MLA भाजपा के, सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब्स के MP MLA भाजपा। लोग बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया पहले आदिवासी महिला नेत्री को राष्ट्रपति, उन्होंने विरोध नहीं किया। पहले गरिमा का नेता, दलित नेता रामनाथ कोविंद को बनाया गया राष्ट्रपति, उन्होंने विरोध नहीं किया। हमसे बात नरेंद्र मोदी के फैसला में भी आपने देखिए कौन सी जनगणना है जहां अति पिछड़ों को खंड खंड कर दिया गया, ठीक से उनकी गणना नहीं की गई। जो पार्टी की जो जात लालू जी के साथ है और नीतीश जी के साथ हो सकती है, उनकी जनगणना की ये तो ठीक नहीं है। हम अति पिछड़ों के आगे बढ़ने के पूरे समर्थन में करके दिखाया है। कभी नहीं भूलो, ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नरेंद्र मोदी की सरकार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती एवं मिलन समारोह में बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व राजद प्रमुख लालू यादव पर जबरदस्त वार किया। साथ ही उन्होंने बिहार के गुंडों और गुंडागर्दी के लिए कहा कि बिहार के गुंडों और गुंडागर्दी का गया में होगा पिंडदान। मुख्यमंत्री यही भाजपा था जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया, कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा, और आज नीतीश कुमार जी 5 बार मुख्यमंत्री बने। कोई दूसरा नहीं है, एक लवकुश समाज था जिसने गद्दी तक पहुंचाया और दूसरा भाजपा थी जिसने सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। बुला गए नीतीश बाबू, एकदम बेफिक्र रहिए। बिहार की जनता को स्पष्ट बताना चाहता हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में फिर से सरकार बनेगी और बिहार की 40 की 40 सीट फिर से जीतने का काम करेंगे। ये लोग जाति जाति खेल रहे हैं। अरे जाति जाति में क्या होगा? लालू यादव मुख्यमंत्री बने 1990 में, तब भी भाजपा का योगदान था। मैं जानता हूं उनको 2 ही वर्गों में भरोसा है, तीसरे में भरोसा नहीं। और नीतीश कुमार जी, आप क्यों बदल गए? अरे आपने तो बिहार को क्या क्या किया उसका इतिहास यदि मैं खोलूं तो आप शर्मा जाइए। नीतीश कुमार जी ने बिहार को शराबी बनाया साथियों। 2005 में जब लालू प्रसाद से सत्ता छीनी गई तो बिहार में मात्र 987 शराब की दुकानें थी।
और जब 2015 में 16 में नीतीश कुमार ने शराब बंदी किया साथियों, तो बिहार में 11,000 शराब की दुकानें थी। इसका मतलब है नीतीश कुमार जी ने 10 साल के शासनकाल में 11 गुना अधिक शराबी बनाने का काम किया बिहार। और पहले तो पंचायत में, ब्लॉक में शराब बिकता था। आज क्या है साहब? आज एक फोन घुमाइए और होम डिलीवरी मंगाइए, आपके घर पे सीधा शराब पहुंच जाएगा। यही है नीतीश कुमार। लेकिन आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है साथियों, जो इस देश के अधूरे सपने को पूरा करता है। सोनिया गांधी ने कहा, राजीव गांधी का सपना था 33% आरक्षण महिलाओं को देना। सपना कब देखा था? 1984 में। पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो किसको धन्यवाद देना चाहिए? राजीव गांधी को देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को देना चाहिए साथियों? तो देखिए साथियों, दूसरे का भी, कांग्रेसियों का भी सपना कौन पूरा कर रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार। यहां लोग कहते थे कि आज भारत बढ़ रहा है। जिस भारत की कल्पना लोगों ने की थी कि भारत दुनिया का चौथा वर्ल्ड है, उस भारत को क्या बनाया? आज इजराइल और पैलेस्टाइन में लड़ाई चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री रोज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रसिया का लड़ाई चल रहा था। रसिया के लड़ाई में दोनों देश किसको रिपोर्टिंग कर रहे थे? नरेंद्र मोदी को। आज दुनिया में साथियों स्पष्ट हो गया। दुनिया में जो आज डंका बजा है, उसका कारण दो ही है। एक, इस देश को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं नरेंद्र। जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो 2014 में 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा था। आज भारत 5वें स्थान पर अंग्रेज को हरा कर आ गया। यह है विकास की किरण। इसलिए साथियों, आज हम जितने लोग ज्वाइन किए, रणबीर नंदन जी आए हैं, 11 साल तक नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हैं। और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट का, दांत का इलाज हम करेंगे, तो उसका कुछ मेडिसिन लाए हैं, वो हम लोगों को देंगे, वो पूरा इलाज करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप एकदम बेफिक्र रहिए। बिहार की जनता को स्वस्थ करना चाहता हूं। बिहार में कभी गुंडा राज नहीं स्थापित होगा। और जो आपने नीतीश मुक्त और लालू मुक्त बिहार बनाने का सपना देखा है, एक बार भाजपा की सरकार बनाओ साथियों, मैं गारंटी देता हूं, बिहार में जो गुंडा है ना, और गुंडागर्दी जो है, उसको या तो नेपाल भेज दूंगा और नहीं तो गया में पिंडदान करवा दूंगा साथियों। लेकिन भाजपा की सरकार बनाओ, भाजपा की सरकार बनाओ। और ये उनका प्रयोग उत्तर प्रदेश आपने देखा है, मध्य प्रदेश देखा है, गुजरात देखा है। भाजपा का कोई कार्यकर्ता जो भी बिहार की गद्दी पर बैठेगा, एकदम स्पष्ट रहिए, भय मुक्त बिहार बनाएगा और बिहार को सुंदर बनाने की कल्पना को आगे ले जाएगा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करते हुए, पूरे मंच पर सभी नेताओं का स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में एक और मामला तूल पकड़ रहा है, दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार का। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए हैं। बताया कि हमारे विधायकों के खिलाफ 170 झूठे केस हुए, लेकिन 140 में जजमेंट हमारे पक्ष में आया। ये बताता है कि हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चैलेंज दिया है। क्या है ये चैलेंज, आप खुद सुनिए। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ,
झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की ओर से हर साल राज्य में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन करता है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। इस साल बोर्ड की ओर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि 1 जुलाई से 30 सितंबर तय की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इसके बाद अब अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन के लिए लेट फीस वसूली जा रही है, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में शीतकाल का पहला हिमपात दर्ज किया गया है। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में चोटियों पर देर शाम हल्की बर्फबारी हुई, जबकि केदारनाथ धाम में हल्की बूंदाबांदी से पारा लुढ़क गया। अन्य क्षेत्रों में भी आशंकीय बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। दोपहर बाद पहाड़ों में मौसम ने करवट बदला और ऊंची चोटियों पर कहीं कहीं हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है और रात को ठिठुरन महसूस की गई। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।